हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर सेकेंड लेक्चर करेंगे हमारे 1000 एमसीक्यू सीरीज का, जिसमें कि हम करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। होपफुली अभी साउंड आपको क्लियर आ रहा होगा। कल मुझसे थोड़ा सा इशू हो गया था माइक वगैरह का, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। फिर मैंने दोबारा लेक्चर अपलोड कर दिया था। अगर इशू आ रहा हो तो अगर आपने लेक्चर नहीं देख पाए हो साउंड की वजह से, तो उसको देख लेना, ठीक है, जो मैंने री अपलोड कर दिया था सेशन। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन है, इन द लेटेस्ट एडिशन ऑफ स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग रिलीज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, which has been evaluating the startup friendly ecosystem of states and union territories since 2018. स्पेसिफिक स्टेट्स रिकॉग्नाइज किए गए उनके एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के लिए फिफ्थ एडिशन फ्रेमवर्क जो आया है, उसमें इन्होंने 3 मेजर पिलर्स, डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय स्टेट 75% वेटेज दिया, स्टार्टअप फीडबैक को 15% और प्राइवेट इकोसिस्टम मैपिंग को 10% का। तो कौन सा स्टेट है जिसको बेस्ट परफॉर्मर का रैंक मिला फिफ्थ कॉन्जिक्यूटिव टाइम के लिए? कर्नाटक, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु या हिमाचल प्रदेश? अब देखो, ये जो पूरा पैराग्राफ है, इस तरह के भी लंबे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर एक बार इसको स्टडी कर लेना पैराग्राफ को, एज एग्जाम में माइट भी इधर से ही क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें कि कौन सा स्टेट का फर्स्ट रैंक आया था, तो गुजरात बेस्ट परफॉर्मर फिफ्थ कॉन्जिक्यूटिव टाइम्स के लिए। एंड यहाँ पर जो फिफ्थ एडिशन है उसमें 34 स्टेट्स एंड यूटीज को हमने लेकर चल रहे हैं, 6 रिफॉर्म एरियाज, 19 एक्शन पॉइंट्स। अरुणाचल प्रदेश और गोवा जो है उनको भी यहाँ पर नेम किया गया है। तो अब यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश या फिर गोवा की अगर हम बात करें तो उनको किसके लिए नेमिंग की गई है, तो इनको यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मर, ठीक है। गुजरात की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसने यहाँ पर एक मेजर माइलस्टोन अचीव किया है। कर्नाटक और तमिलनाडु जो है वो भी टॉप परफॉर्मर्स यहाँ पर आपके कैटेगराइज हुए। ट्रेडिशनल फोक डांस बोडो कम्युनिटी का रिसेंटली परफॉर्म किया गया 10,000 डांसर्स के थ्रू गुवाहाटी में, ताकि एक पोटेंशियल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने और सिग्निफिकेंट ग्लोबल अटेंशन यहाँ पर मिली है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। ये जो डांस है ये इंस्पायर हुआ है नेचर और जो मूवमेंट्स हैं बर्ड्स और स्विंग ट्रीज के, उनको मिमिक कर कर। अब यहाँ पर हमारे पास में फ्लोइंग और ग्रेसफुल स्टाइल होता है। तो ये पूछें कि दूसरा क्या नाम है इस ट्रेडिशनल डांस का? साट्रिया, बिहू, बटरफ्लाई, नेचर्स वेव, डोमासी। तो यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा सी, दैट इज यहाँ पर बटरफ्लाई डांस। तो बागरुम्बा ट्रेडिशनल फोक डांस है बोडो कम्युनिटी का। इसमें पीस, फर्टिलिटी और हार्मनी को सिंबलाइज करते हैं। 10,000 डांसर्स चारू सजाई स्टेडियम से गुवाहाटी में इन्होंने डांस प्रोपेल किया था, ग्लोबल स्पॉटलाइट। 200 मिलियन व्यूज आए सोशल मीडिया पर। अब यहाँ पर स्पीड अप करने थे प्रोजेक्ट क्लियरेंसेस को और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक्स को कम करना था टेक्सटाइल सेक्टर में। यू वुड बी नोइंग इट इज सफरिंग सो बैडली, स्पेशली अगर हम बात करें सूरत या अदर स्टेट्स की। तो यहाँ पर बेसिकली अलग जगह की जहाँ पर टेक्सटाइल का काम होता है, तो लोग ना अनएम्प्लॉयड हो गए हैं एज ऑफ नाउ। तो गवर्नमेंट जो है वो रिसेंटली अमेंड कर रही है रूल्स गवर्निंग अ स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी बॉडी। नाउ दिस इज आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई नो समबडी हु इज इनटू द सेक्टर and because of their experience I can share the same with you. So amending rule मतलब ground work वाला चीज है, ground report जो है। by amending rule 22 of its 1955 rules, monetary approval ceiling इस body के लिए increase हो गई है। So what new amount has the approval limit been raised to allow independent clearance of high value proposals? 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ या फिर 5 करोड़। तो आपको बताने कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। मॉनेटरी अप्रूवल सीलिंग जो है सेंट्रल सिल्क बोर्ड की 50 लाख रुपए से 1 करोड़ तक हो गई है। ये जो चेंज है ये एक अमेंडमेंट हुआ था रूल 22 में, सेंट्रल सिल्क बोर्ड रूल्स 1955 का। फास्टर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं बिना कांस्टेंट मिनिस्ट्री लेवल अप्रूवल्स के, और बोर्ड को हेडक्वार्टर किया गया है बेंगलुरु में। यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव करा कॉन्टिन्यूएशन फ्लैगशिप सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का, ताकि ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी वर्कर्स को अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में प्रोवाइड की जा सके। ये स्कीम एक गारंटीड मिनिमम पेंशन रेंजिंग 1000 से 5000 रुपीज पर मंथ प्रोवाइड करती है एट द एज ऑफ 60। अब फंडिंग सपोर्ट यहाँ पर प्रमोशनल एक्टिविटीज और गैप फंडिंग के लिए भी है अंटिल अ स्पेसिफिक फ्यूचर फाइनेंशियल ईयर। तो कौन सा ईयर है जहां पर एक्सटेंशन आपको दिया गया है, अंटिल विच ईयर एक्सटेंशन हमें दिया गया है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर?
तो ये बोल रहे हैं 27, 28, 28, 29। देखो अब इस तरह के क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल तो दे आर नॉट डायरेक्टली टेलिंग यू कि अटल पेंशन योजना है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा। देन यू मस्ट बी नोइंग अबाउट विच ईयर दे आर आस्किंग, राइट। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो 20, 30, 31 हो जाएगा। एंड आप देखेंगे May 9, 2015 जो स्कीम एडमिनिस्टर होती है बाय PFRDA, टारगेट करती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स को। अब जनवरी 2026 में यहाँ पर 8.66 करोड़ सब्सक्राइबर्स जो हैं इसके बन गए। और आपका जो एक्सटेंशन है इसमें गैप फंडिंग की जा रही है ताकि जो सस्टेनेबिलिटी है गारंटीड पेंशन की उसको इंश्योर किया जा सके। To bolster the financial health of the principal financial institution for the MSME sector, यूनियन कैबिनेट ने एक सिग्निफिकेंट इक्विटी इन्फ्यूजन को यहाँ अप्रूव करा। 5000 करोड़ रुपीस का कैपिटल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू 3 ब्रांचेस में थ्रू फाइनेंशियल ईयर 27-28। कौन सा इंस्टीट्यूशन ये सपोर्ट रिसीव कर रहा है ताकि अपने करार को मेंटेन कर सके अबव 14.50 अंडर पिलर 1 एंड पिलर 2 नॉर्म्स। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है नबार्ड, NHB, सिडबी, मुद्रा लिमिटेड या एक्सिम बैंक को। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ये क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हमारे पास में हमें फाइनेंशियल हेल्थ जो है प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की MSME सेक्टर के लिए उसको बॉल्स्टर करना है। अब आप यहाँ से समझ जाओगे कि आंसर क्या है, ठीक है। स्टिल एग्जाम प्रेशर है मानकर चलते हैं, तो 5000 करोड़ का कैपिटल सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा DFS के थ्रू 3 ब्रांचेस में। तो ये बोल रहे हैं कि कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है ताकि इसके करार को हम यहाँ पर 14.50 मेंटेन कर पाए, तो ये किया जा रहा है। तो फर्स्ट सिडबी, राइट, यही है जो कि यहाँ पर MSMEs को सपोर्ट करती है। तो 5000 करोड़। अच्छा सिडबी क्या है? सिडबी एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, राइट। तो यहाँ पर इन्फ्यूजन स्टैगर होगा 3000 करोड़ का, जिसमें कि 1000 करोड़ आपके जो हैं हर ट्रांच में दिए जाएंगे 2 साल के अंदर। और सिडबी को असिस्ट करना है 102 लाख MSMEs को बाय फाइनेंशियल ईयर 2028, ताकि और साथ में एक हेल्दी करार भी मेंटेन करना है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या नॉर्म्स यहाँ पर आपके पास है, रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सेकंड, पैन इंडिया रेंज वाइज एस्टिमेशन कर रहे हैं डॉल्फिन का अंडर प्रोजेक्ट डॉल्फिन। अब यहाँ पर फर्स्ट सर्वे की तरह नहीं है, ये जो सेकंड एडिशन है ये अपने स्पैटियल कवरेज को एक्सपेंड कर एक न्यू स्पीसीज को फाउंड किया गया स्पेसिफिकली सुंदरबन डेल्टा में और ओडिशा में। कौन सा डॉल्फिन स्पीसीज है जिसको इंक्लूड किया जा रहा है नेशनल काउंट में फॉर द फर्स्ट टाइम? गैंगेस रिवर डॉल्फिन, इंडस रिवर, इरावाडी डॉल्फिन, बॉटल नोज डॉल्फिन या फिर स्पिनर? तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हम लोग किसे ऐड कर रहे हैं? इरावाडी डॉल्फिन को, जिसमें कि हमारे ये सुंदरबंस और ओडिशा में पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कवर करते हैं मेन स्टैम्स गंगा का, इंडस रिवर का फर्स्ट फेज में, और अब यहाँ पर ब्रह्मपुत्र एंड एस्चुरिन एरियाज जो है सेकंड फेज में, उनको भी लेकर चलेंगे। इंडिया का पहला फुल्ली स्टेट फंडेड बायोसेफ्टी लेवल 4 लेबोरेटरी स्टैब्लिश हो रहा है, जो कि स्टडी करेगा वर्ल्ड का मोस्ट लीथल पैथोजेंस कौन से हैं। जैसे कि इबोला आपको याद होगा अफ्रीकन उसमें हुआ था कॉन्टिनेंट में, फिर इंडिया में भी काफी फैल गया था, निपा वायरस ऑल्सो। तो यहाँ पर ये जो फैसिलिटी है वो 362 करोड़ की बनाई जा रही है, और ये सेकंड सिविलियन BSL-4 लैब है कंट्री में। पूछे किस सिटी में जो फाउंडेशन स्टोन है वो यहाँ पर हेल्थ शील्ड के लिए रिसेंटली ले किया गया? पुणे, भोपाल, गांधीनगर, ग्वालियर या बेंगलुरु? तो बताओ क्या आंसर होगा? इसका आंसर है सी, हमारे पास में गांधीनगर गुजरात, जहां पर आपका IFSCA भी है, ठीक है। तो ये पहला यहाँ पर स्टेट फंडेड BSL-4 कंटेनमेंट फैसिलिटी लेकर आ रहे हैं गुजरात बायोटेक रिसर्च सेंटर के अंडर। ये यहाँ पर अकेला फाउंडेशनल सिविलियन BSL-4 लैब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इन पुणे। नेक्स्ट के अलावा, ठीक है, चलो यहाँ पर हार्नेस करेंगे अनटैप्ड इकोनॉमिक पोटेंशियल ओशियन रिसोर्सेज का और रियलाइज करेंगे ब्लू इकोनॉमी विजन को। आपको शायद पता होगा कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी इंडिया ने बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक रोल प्ले किया था। तो बेसिकली अपन लोग जब गए थे वहां पर, अभी की बात नहीं है, ये अराउंड 22 की बात होगी, 22-23 की बात है, ये कोविड से पहले की है शायद से। तो उसमें इंडिया ने जो है कि एक लीडरशिप का रोल निभाते हुए बोला था कि हमारे पास में ना
एक सस्टेनेबल फिशिंग की तरफ हमें जाना है और रिसोर्सेज को हम एक्सट्रैक्ट कर पाए, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम केयर ना करें, ठीक है। तो सारी चीजों को देखते हुए तो इंडिया का पहला ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है। इंटीग्रेट कर रहे हैं एडवांस मरीन साइंस को लाइवलीहुड जनरेशन के साथ में, यूज करेंगे ओपन सी केजेस। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा स्पेसिफिक लोकेशन है अंडमान सी में जहां पर ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया। हैवलॉक आइलैंड, वेंडूर जेटी, नॉर्थ बे श्री विजयपुरम, जॉली बुए आइलैंड, पोर्ट ब्लेयर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। फर्स्ट ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया नॉर्थ बे श्री विजयपुरम अंडमान सी में। कोलैबोरेटिव एफर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी और आपका अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन। फोकस कर रहे हैं कि कल्टीवेशन कैसे करें मरीन फिन फिश की और सीवीड्स की। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया है क्वेश्चनेयर, यहाँ पर फेज 1 जो हमारा सेंसस अब स्टार्ट भी हो चुका है, यहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह। तो ये कह रहे हैं कि आपका बिगिन होगा 1 अप्रैल को, ऑफ कोर्स अब तक तो हो चुका है, जनवरी वाली करंट अफेयर्स की एमसीक्यूज हैं। तो आज हम लोग जनवरी का कंप्लीट कर लेंगे। पहली क्लास में हमने 2 वीक्स किए थे, इस क्लास में और 2 वीक्स कवर हो जाएंगे। तो सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट करा रही हूँ, सारे एमसीक्यूज नहीं करा रही हूँ, मतलब सारी न्यूज नहीं कवर करी, वो मैंने अलग से क्लासेस जो रहती है उसमें कवर की हुई है। तो सेंसस नोटेबल है फॉर बीइंग द फर्स्ट एवर डिजिटल सेंसस, और यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं कंट्रोवर्शियल पैरामीटर जिसको एक्सक्लूड किया गया है सभी सेंसस ऑपरेशन से सिंस इंडिपेंडेंस। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस और पैरामीटर्स जो नोटिफाई किए गए हैं इस पेज में कितने हैं? 22, 28, 31, 33 या 35? तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पर आंसर आपका 33 पैरामीटर्स हैं सेंसस 27 में, जिसमें कि हमारे पास में वेदर द हेड ऑफ हाउसहोल्ड बिलोंग्स टू एससी, एसटी या अदर कैटेगरीज, वो भी क्वेश्चन रहेगा। इफेक्टिवली कैप्चर करेंगे कास्ट डेटा, ठीक है। 1931 में पहली बार हुआ था और यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशंस को यूज किया जाएगा। वुमनिया इनिशिएटिव सपोर्ट कर रहे हैं विमेन लेड माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस पब्लिक प्रोक्योरमेंट में, कंप्लीट कर रहे हैं 7 साल के ऑपरेशन। अब जनवरी 2026 तक विमेन लेड एमएसएमई जो हैं इनको 80,000 करोड़ रुपीस तक के ऑर्डर्स ऑलरेडी मिल चुके हैं, जो कि मैंडेटरी प्रोक्योरमेंट टारगेट को एक्सीड कर चुके हैं। कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर ये बेसिकली जो आपका यहाँ पर लॉन्च किया गया था 2019 में? स्टार्टअप इंडिया पोर्टल, एमएसएमई संबंध, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ट्रेड प्लेटफॉर्म, महिला क्वाइर योजना पोर्टल। तो यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है वो वुमेनिया इनिशिएटिव इसी के ऊपर लॉन्च किया गया था, ताकि विमेन एंटरप्रेन्योर्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को डायरेक्ट एक्सेस दी जाए पब्लिक प्रोक्योरमेंट मार्केट की। और ये 4.7% जीआईएम के टोटल ऑर्डर वैल्यू का कंप्राइज करते हैं, जहां पर 3% का मैंडेटरी टारगेट था, उसको हम यहाँ पर सरपास कर चुके हैं। बामनवास कनकर मेड हिस्ट्री। अब ये बन गई है फर्स्ट पंचायत इन द स्टेट टू बी सर्टिफाइड एज फुल्ली ऑर्गेनिक। जैसे सिक्किम फुल ऑर्गेनिक स्टेट है, ये एक पंचायत है किसी स्टेट की जहां पर केमिकल पेस्टिसाइड्स को अवॉइड करा जा रहा है, एलिमिनेट किया जा रहा है, इको फ्रेंडली एनिमल हस्बेंड्री को अडॉप्ट कर रहे हैं। 7 हैमलेट्स यहाँ पर हमारे पंचायत के एड्रेस करते हैं सॉइल डिग्रेडेशन, ग्राउंड वाटर डिक्लाइन। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का जहां पर ये पायनियर कर रहे हैं ऑर्गेनिक पंचायत लोकेटेड? जयपुर, कोटपुली बहरौर, अलवर, जोधपुर या उदयपुर? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? इसमें आंसर हो जाएगा कोटपुतली बहरौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर फुल्ली ऑर्गेनिक विलेज बन गया है। बामनावास कनकर ट्रांजिशन सपोर्ट किया गया। को फार्मिंग फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोसाइटीज एंड प्रोड्यूसर कंपनीज टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल हेल्प देते हैं ये फार्मर्स को। रिकॉग्नाइजिंग रैपिड ग्रोथ एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्शन, नीति आयोग ने फॉर्मली डिक्लेयर करा है कि स्पेसिफिक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को एज द जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया। ये जो रिकॉग्निशन है, ये इनॉग्रेशन एक न्यू प्रोसेसिंग यूनिट का साईराम हॉर्टिकल्चर सेंटर पे हुआ ताकि बूस्ट करे रूरल इनकम्स को। तो कौन से स्टेट को ये टाइटल मिला? मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड? तो आपका आंसर हो जाएगा मिजोरम, जो कि जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया बना बाय नीति आयोग। 2025 में 3.38 करोड़ केजी ऑफ जिंजर जो है वो प्रोक्योर किया गया और 137.72 करोड़ जो रुपीस है वो डिसबर्स किए गए फार्मर्स के पास में। स्टेट एक सिग्निफिकेंट राइज लेकर आया रूरल परचेजिंग पावर में ड्यू टू जिंजर कल्टीवेशन। अ टास्क फोर्स हेडेड बाय इंडियन बैडमिंटन, एक टास्क फोर्स है जिसमें कि ये बोल रहे हैं कि हेड
इंडियन बैडमिंटन नेशनल हेड कोच पुलेला गोपीचंद जी ने, इनके बारे में आप शायद जानते होंगे। तो पीवी सिंधु वगैरह को भी इन्होंने ही यहाँ पर ट्रेन किया एंड ही इज वेरी फेमस फॉर दैट। तो रिसेंटली सबमिट किया इन्होंने एक रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स में। तो रिपोर्ट यहाँ पर एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क है फॉर द स्पोर्ट्स कोचिंग इकोसिस्टम इन इंडिया और एक क्लियर्ड कोचिंग पाथवे यहाँ पर इंक्लूड करती है। तो पूछा कौन सा न्यू एपेक्स अथॉरिटी रिकमेंड किया गया फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ताकि ओवरसी करे स्टैंडर्ड्स और सर्टिफिकेशन। नेशनल स्पोर्ट्स एजुकेशन बोर्ड, स्पोर्ट्स कोचिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल कोच एक्रेडिशन बोर्ड, यूनिफाइड कोचिंग काउंसिल, टॉप्स फॉर कोचेस रजिस्ट्री। तो अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आंसर क्या है, इसमें आंसर आपका हो जाएगा सी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो टास्क फोर्स है इन्होंने रिकमेंड करा एस्टैब्लिशमेंट नेशनल कोच एक्रेडिशन बोर्ड का, जो कि एपेक्स अथॉरिटी है कोच एजुकेशन और सर्टिफिकेशन की। इंट्रोड्यूस किया इन्होंने टॉप्स फॉर कोचेस मॉडल एज वेल, जिसको इंस्पायर किया गया बाय टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। प्रोवाइड करेंगे स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट हाई परफॉर्मिंग कोचेस के लिए। नेक्स्ट, at the Sustainable Transport Awards 2026 organized by the Institute for Transportation and Development Policy, एक स्पेसिफिक इंडियन प्रोजेक्ट को ऑनरेबल मेंशन मिला है इसके यूनिक यूज ऑफ वाटरवेज के लिए एज अ डेली पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। प्रोजेक्ट यूज करता है 78 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट्स को ताकि कनेक्ट करें 10 इनहैबिटेड आइलैंड्स को। कौन सा सिटी ऑपरेट कर रहा है इस अवार्ड विनिंग सिस्टम को? तो ये बोल रहे हैं कि जो स्टार अवार्ड मिला है वो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी ने आपका ऑर्गेनाइज करा, पहली चीज। दूसरा, यहाँ पर एक ऑनरेबल मेंशन कर आपके प्रोजेक्ट को एक ऑनरेबल मेंशन मिला है जिसमें कि वाटरवेज को डेली पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की तरह यूज किया जा रहा है और 78 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट्स हैं यहाँ पर। तो अब ये पूछ रहे हैं कि कौन सा सिटी ऑपरेट कर रहा है इसे, कोलकाता, मुंबई, कोची, पानाजी या फिर वाराणसी। तो आंसर आपका है कोची वाटर मेट्रो। ऑनरेबल मेंशन मिला जिसमें कि आप देखेंगे यहाँ पर जो टॉप ऑनर है वो गया साल्वाडोर ब्राजील को। कोची स्टूड किया यहाँ पर इनोवेटिव इंटीग्रेशन वाटरवेज का पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में। तो जो कम्यूट टाइम है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया गया। केरला कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन पार्टनरशिप कर रहे हैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एक न्यू फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी। ये जो फैसिलिटी है ये NABL एक्रेडिटेड है और इनिशियली फोकस करती है क्वालिटी और सेफ्टी टेस्टिंग पर मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की केरला एंड नेबरिंग स्टेट्स के लिए। नेम क्या है इस लेबोरेटरी डिवीजन का? NDDB क्वालिटी हब, काल्फ सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइव स्टॉक एंड फूड, नेशनल मिल्क टेस्टिंग सेंटर, ठीक है। देन यहाँ पर डेयरी सेफ्टी एनालिटिक्स लैब या मिल्मा NDDB टेस्टिंग यूनिट। तो अब आपको बताने कि इसका आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पर NDDB काल्फ लेबोरेटरी कोची में ऑपरेशनलाइज हुई थी एक पार्टनरशिप के बीच में यहाँ पर मिल्मा और NDDB के बीच में, जिसमें कि काल्फ सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइव स्टॉक एंड फूड टेक्निकल आर्म है NDDB की। और यहाँ पर इंश्योर किया जाएगा कि जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनको स्ट्रिंजेंट नेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स यहाँ पर रिसीव हो, ठीक है। एक MOU साइन किया गया है जनवरी 20, 2026 में सर्वे ऑफ इंडिया एंड स्पेसिफिक डिवीजन ऑफ डिजिटल इंडिया ताकि डिजिटाइज करे स्टैंडर्डाइज करे ज्योग्राफिकल प्लेसेस नेम्स को। कोलैबोरेशन AI बेस्ड स्पीच टू टेक्स्ट टूल्स यूज कर कन्वर्ट कर रहा है ऑडियो रिकॉर्डिंग्स ऑफ प्लेसेस नेम्स इनटू स्ट्रक्चर्ड डिजिटल टेक्स्ट, ठीक है। अब ये जो डिवीजन है ये कोलैबोरेट SOI के साथ में ऑन दिस प्रोजेक्ट आपका कौन सी डिवीजन, तो कौन सी डिवीजन है जो कि कोलैबोरेट करेगी ये यहाँ पर आपको बताना है। डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, मैती AI हब, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और जियो स्पैटियल डेटा डिवीजन। देखो यहाँ पर आपका आंसर होगा डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन। MOU साइन किया सर्वे ऑफ इंडिया के साथ, डिजिटाइज करेंगे टॉपोनिम्स को, यूज करेंगे AI, कोलैबोरेशन यहाँ पर एक्यूरेट मल्टीलिंगुअल डेटा सेट्स को अलाइन कर रही है नेशनल जियो स्पैटियल पॉलिसी 2022 के साथ में, नेशनल ज्योग्राफिकल नेम इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। होर्डिंग यहाँ पर एंड स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग जो है उसको कर्व करना है। एक शार्प प्राइसेस में देखा गया। जूट कमिश्नर ने रिवाइज रॉ जूट स्टॉक लिमिट्स को आपका यहाँ पर रिवाइज किया अंडर द जूट एंड जूट टेक्सटाइल कंट्रोल ऑर्डर 2016। रिवाइज लिमिट्स के अकॉर्डिंग मैक्सिमम स्टॉक अलाउड फॉर अनरजिस्टर्ड ट्रेडर्स क्या होगा? 5 क्विंटल्स, 25, 100 क्विंटल्स, 1200 क्विंटल्स या फिर 45 डेज का कंजम्पशन। तो देखो
यहाँ पर हमारे पास आंसर है 5 क्विंटल्स अनरजिस्टर्ड ट्रेडर्स के लिए। बाकी यहाँ पर 1200 क्विंटल्स बैलर्स यहाँ के लिए रहेगा, और जो कि आपका एक प्रेस के साथ है। 45 डेज का कंजम्पशन रहेगा जूट मिल्स के लिए, और इनको अपनी स्टॉक पोजीशन जूट स्मार्ट पोर्टल के ऊपर अपडेट करनी है फोर्टनाइटली, दैट इज यहाँ पर 14 डेज के अंदर, ठीक है। तो हर 14 डेज में इनको इसको रिपोर्ट करना होगा, या ऑल्टरनेट वीक बोलो। नीति आयोग ने रिसेंटली रिलीज किया रिपोर्ट यहाँ पर, जिसमें कि डीकार्बोनाइजेशन होगा रोड मैप्स का 3 स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए, इंडिया के क्लाइमेट गोल्स के साथ अलाइन करेंगे। सीमेंट और एल्यूमिनियम सेक्टर्स जो हैं वो हमारे कवर हो जाते हैं। थर्ड सेक्टर आपका रिकॉग्नाइज किया जाता है क्योंकि 30% जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और 250 मिलियन जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन सा सेक्टर है जो कि थर्ड वन है और इंक्लूडेड है इन रोड मैप्स में? एविएशन, एमएसएमई, शिपिंग, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल्स। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी। नीति आयोग ने डीकार्बोनाइजेशन रोड मैप निकाला सीमेंट के लिए, एल्यूमिनियम के लिए और एमएसएमई सेक्टर्स। अब ये प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ को हम अचीव करें और डीप डीकार्बोनाइजेशन करें। एमएसएमईज के लिए क्लस्टर बेस्ड अप्रोच रहेगी, जिसमें एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट्स को यूज करेंगे और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी मतलब सोलार से या फिर विंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने रिलीज किया है ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी, जो कि रेज कर रही है पर कैपिटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन टू ओवर 4000 किलोवाट आवर बाय 2047। एक की प्रपोजल है कि रिस्टोर करें फाइनेंशियल हेल्थ डिस्कॉम्स की और इंट्रोडक्शन करें यहाँ पर एक इंडेक्स लिंक्ड ऑटोमेटिक एनुअल रिवीजन पावर टैरिफ्स का। अगर कोई भी टैरिफ ऑर्डर पास यहाँ पर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है वो नहीं कर रही है, तो ये जो रिवीजन्स हैं ये अंडर द न्यू पॉलिसी आपके किस तरीके से हैंडल किए जाएंगे। टैरिफ्स आपके फ्रोजन रहेंगे इन द फॉर द फिस्कल ईयर। फिर रिवीजन आपको ऑपरेट करेगा ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन अ सुटेबल इंडेक्स। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी मैनुअली सेट करेगी टैरिफ को, डिस्कॉम्स अलाउ करे जाएंगे ताकि वो अपने खुद के रेट्स को यूनिलैटरली यहाँ पर सेट कर सके। डिस्कॉम होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। सब्सिडीज यहाँ पर ऑटोमेटिकली डबल हो जाएंगी ताकि कवर करें गैप को। तो देखो यहाँ पर नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 ने बोला है कि जो हमारे टैरिफ्स हैं सूटेबल इंडेक्स ऑटोमेटिक एनुअल रिवीजन के अकॉर्डिंग होंगे। अगर कोई भी टैरिफ ऑर्डर हमारा पास नहीं किया जाता है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के थ्रू, तो यहाँ पर हमारे पास में ठीक है क्या करना है, ये कॉस्ट इफेक्टिव हमारे कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ लेकर आ रहे हैं। इंश्योर करें कि जो पावर परचेज कॉस्ट है अगर उसमें कोई भी इंक्रीज होता है तो वो कंज्यूमर्स के पास हमारा मंथली बेसिस पर पास ऑन होता रहे। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिक्लेयर कर रहे हैं 1 किलोमीटर एरिया को अ स्पेसिफिक सेंचुरी इन राजस्थान। ये एक इको सेंसिटिव जोन है। सेंचुरी लोकेटेड है रावली माउंटेन रेंज में। डाइवर्स वाइल्ड लाइफ के लिए होम है, इंक्लूडिंग यहाँ पर इंडियन पैंगोलिन और पेंटेड फ्रैंकोलिन। तो नेम क्या है इस सेंचुरीज का? सरिस्का, कुंभलगढ़, माउंट आबू, दारा और या फिर सीता माता। तो यहाँ पर कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरावली रेंज है राजस्थान की, और ये एक इको सेंसिटिव जोन है। इको सेंसिटिव जोन एक्सटेंड कर रहा है 0 से 1 किलोमीटर। बाउंड्रीज यहाँ पर रेगुलेट करेंगे एक्टिविटीज, प्रोटेक्ट करेंगे फ्रेजाइल इकोसिस्टम को, इंक्लूड करेंगे लेपर्ड्स को, स्ट्रिप्ड हायनास को और सेवरल रेयर बर्ड स्पीसीज को। नेक्स्ट, जो केरला यहाँ पर हिस्ट्री बना रहा है जनवरी 23 में, जबकि ये पहला स्टेट बना जिसने की एक ऑफिशियल स्टेट माइक्रोब यहाँ पर डेजिग्नेट किया है। तो अभी तक आपने एनिमल, बर्ड, राइट ये सब सुना होगा। एक स्टेट माइक्रोब यहाँ पर केरला लेकर आया है जो कि चेंज कर रहा है पब्लिक परसेप्शन माइक्रोब्स का। लोगों को क्या लगता है कि माइक्रोब्स केवल यहाँ पर डिसीज फैलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बेनिफिशियल भी होते हैं। तो केरला यहाँ पर अपना खुद का इंडिया में ऑलरेडी एक नेशनल माइक्रोब डिक्लेयर्ड है 2012 का, लेकिन अब खुद का भी लेकर आ रहा है। ठीक है, तो जो इंडिया का नेशनल माइक्रोब है उसका क्या नाम है? बाइफाइड बैक्टीरियम एनिमलिस, बैसिलियस कॉग्नुलस, लैक्टोबैसिलियस डेल्ब्रुकियाई बल्गैरिकस, सैकरोमाइसिस सेरिवाइसेई, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोपोलिसिफिलिस। तो यहाँ पर आंसर होगा लैक्टोबैसिलियस डेल्ब्रुकियाई बल्गैरिस। तो एक यहाँ पर प्रोबायोटिक बैक्टीरियम है, जैसे हम दही वगैरह खाते हैं तो उसमें होता है। असेंशियल है योगर्ट और कर्ड के लिए, डिक्लेयर किया गया था 2012 में। केरला का जो स्टेट बैक्टीरियम इनिशिएटिव है प्रमोट करेगा अवेयरनेस बेनिफिशियल माइक्रोब्स की एग्रीकल्चर, हेल्थ और इंडस्ट्री में।
सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स रिसेंटली रिसीव कर रहे स्कॉच अवार्ड ड्यूरिंग द 104th स्कॉच समिट। अवार्ड जो है वो दिया गया था एक इंडिजीनियस ऑटोमेटेड डिजास्टर अलर्ट प्लेटफॉर्म जो कि जियो टारगेटेड वार्निंग्स देता है मोबाइल फोन्स को सेल्यूलर नेटवर्क्स के थ्रू। तो इस सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? ग्रामीण अलर्ट सिस्टम, सेल ब्रॉडकास्ट सोल्यूशन, नेशनल डिजास्टर मैसेजिंग पोर्टल, जियो टारगेटेड इमरजेंसी रिंग या फिर भाषिनी इमरजेंसी लिंक। तो आपको बताने कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पर इसका आंसर है सेल ब्रॉडकास्ट सोल्यूशन। यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है, डिलीवर करता है नियर रियल टाइम जियो टारगेटेड वार्निंग्स 21 लैंग्वेजेस में, इंटीग्रेट करते हैं डेटा आपका फ्रॉम एजेंसीज जैसे कि हमारे पास IMDA या फिर NDMA है, अलर्ट करेंगे सिटीजन्स को अबाउट फ्लड्स, सुनामीज एंड अदर हजार्ड्स। एक MOU साइन हुआ था NHAI हेडक्वार्टर्स में न्यू दिल्ली में, ऑप्टिमाइज करेंगे रिसोर्सेज को, लेवरेज करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री टेक्निकल एक्सपर्टीज रोड और रेल एजेंसीज के बीच में। अब ये जो 5 साल का एग्रीमेंट है फोकस करता है इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्पेशली चैलेंजिंग टेरेंस में। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पार्टनरशिप की है NHAI के साथ में इस इनिशिएटिव के लिए? डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो अब आपको बताने कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो NHAI और कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन जो है MOU साइन कर इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को स्ट्रेंथन कर एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं ताकि प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर प्रोग्रेस मॉनिटर करें एडवांस डिजिटल सॉल्यूशंस की और प्रोजेक्ट करें मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजीज को। ठीक है, लखनऊ को अभी ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया उत्तर प्रदेश का पहला शहर जिसमें कि एक स्पेसिफिक एनवायरमेंटल माइलस्टोन इन्होंने अचीव करा, जिसमें 100% साइंटिफिक प्रोसेसिंग हो रही है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की। न्यूली कमीशनड शिवारी प्लांट उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये माइलस्टोन क्या है? प्लास्टिक फ्री अर्बन हब, जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी, 100% ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोसेसिंग जोन, कार्बन न्यूट्रल या फिर लैंडफिल फ्री। तो हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं? जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी। शिवारी प्लांट सिटी का टोटल वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी 2100 मैट्रिक टन्स पर डे हो चुका है। साइंटिफिक ट्रीटमेंट कर सभी डेली वेस्ट का एलिमिनेट करेगा ओपन डंपिंग को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अग्री करा टू पार्टनर विद अ स्पेसिफिक इंडियन स्टेट ताकि डेवलप करें भारत फ्यूचर सिटी। एनविजन किया गया इसको एज इंडियाज नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। स्पैन यहाँ पर 30,000 एकर्स का इंक्लूड करेंगे डेडिकेटेड हब्स फॉर AI एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। कौन सा स्टेट यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहा है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात या महाराष्ट्र? तो यहाँ पर UAE पार्टनरशिप कर रहा है तेलंगाना के साथ। भारत फ्यूचर सिटी बिल्ड करेगा, ग्लोबल हब बनाएगा और इंडिया का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। एक ज्वाइंट टास्क फोर्स जिसको सेटअप कर स्पीडी इंप्लीमेंटेशन करेंगे 30,000 एकड़ के प्रोजेक्ट का। आंध्र प्रदेश के CM N चंद्रबाबू नायडू मीटिंग कर रहे हैं UAE मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म के साथ में डेवोस 2026 में, और एक एग्रीमेंट होती है स्ट्रेंथन करेंगे स्टेट के एग्रीकल्चर सेक्टर को। अब यहाँ पर एज पार्ट ऑफ दिस फाइनेंशियल पार्टनरशिप UAE हेल्प करेगा एक स्पेसिफिक फैसिलिटी स्टैब्लिश करने में आंध्र प्रदेश में। तो ये फैसिलिटी क्या है? AI बेस्ड इरिगेशन हब, फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर, सस्टेनेबल कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्पाइस पार्क, प्रिसीजन फार्मिंग टेक सेंटर। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर आंध्र प्रदेश में एक्सपेक्टेड है बूस्ट करेंगे एग्री बेस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को। एडिशनली UAE मिनिस्टर यहाँ पर अश्योर कर रहे हैं कि 40 UAE कंपनीज ऑपरेशंस अपने सेटअप करेंगे सदर्न इंडिया में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई करा है ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन टारगेट 4 एडिशनल सेक्टर्स के लिए, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स यहाँ पर जो हैं कवर की जाएंगी बाय मैंडेटरी टारगेट्स टू 490। अब इनमें से कौन सा वन ऑफ द 4 न्यूली एडेड सेक्टर्स में से एक नहीं है? पेट्रोलियम रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, सेकेंडरी एल्यूमिनियम या फिर क्लोर एल्कली। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ पर देखो पेट्रोलियम रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स और सेकेंडरी एल्यूमिनियम, 4 नए सेक्टर्स को ऐड किया गया। क्लोर एल्कली जो है ये एल्कलाई यहाँ पर सेक्टर ऑलरेडी कवर्ड था। एंड आप देखेंगे
अगर जो एंटिटीज अपने टारगेट्स मीट नहीं कर पाती हैं उनको कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट परचेज करने होंगे या फिर उनके ऊपर यहाँ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से पेनल्टीज फेस करनी पड़ेंगी। पंजाब गवर्नमेंट ने रिसेंटली रोल आउट करा मुख्यमंत्री होना चाहिए, मुख्यमंत्री सेहत योजना के पंजाबी में मुख्यमंत्री होगा, सॉरी, which has been described as the state's biggest health scheme since independence। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यहाँ पर कोई भी इनकम लिमिट नहीं है, 65 लाख फैमिलीज के लिए इन द स्टेट उनको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो मैक्सिमम अमाउंट है फ्री कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा पर फैमिली अंडर दिस स्कीम। तो कितना अमाउंट है? 2 लाख, 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख या 15 लाख रुपीज। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10 लाख रुपीज पर फैमिली। अगर कोई रेजिडेंट यहाँ पर एक आधार कार्ड और वोटर कार्ड के साथ में है तो एलिजिबल रहेंगे। 2500 मेडिकल प्रोसीजर्स को कवर किया जाएगा दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने सैंक्शन किया है ओवर 10,000 किलोमीटर ऑफ रोड प्रोजेक्ट्स अक्रॉस 6 स्टेट्स। स्कीम एम कर रही है कि प्रोवाइड करे वेदर रोड्स अनकनेक्टेड हैबिटेशंस में अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस क्राइटेरिया फॉर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4th फेज। अब ये पूछा मिनिमम पॉपुलेशन साइज कितना होना चाहिए अगर हैबिटेशन इन प्लेन्स है टू बी प्रोवाइडेड कनेक्टिविटी। तो ये बोल रहे हैं कि भाई देखो अगर यहाँ पर प्लेन एरिया है, हिल्स या फिर आपका नॉर्थ ईस्ट एरिया नहीं है, हैबिटेशन प्लेन्स में है, तो अगर आप 2011 सेंसस के क्राइटेरिया के साथ जाए तो मिनिमम पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? 100, 200, 250, 500, 750 या 1000 लोग। तो यहाँ पर आप देखेंगे 500 प्लस होनी चाहिए प्लेन एरिया में, 250 प्लस होनी चाहिए नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स में। अगर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो लिमिट 100 प्लस होगी। टोटल आउटले स्कीम का 70,125 करोड़ रुपीज है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने रिसेंटली एक 15 वॉल्यूम कंप्लीट वर्क ग्रंथावली आदि शंकराचार्य गुजरात में पब्लिश की है बाय द शास्तु साहित्य मुद्रालय ट्रस्ट। अब इसके रिलीज के दौरान शाह ने डिस्क्राइब किया फिलोसोफर को एज अ वॉकिंग यूनिवर्सिटी। आदि शंकराचार्य को क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने यूनिफाई किया अलग अलग हिंदू संप्रदाय को, ठीक है, थ्रू अ स्पेसिफिक वर्शिप प्रैक्टिस जिसमें कि 5 डिटीज को इन्वॉल्व किया गया। तो इस प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं? पंचामृत पूजा, पंचायतन पूजा, पंचभूत स्थलम, पंच कन्या पूजा या पंच शांति पूजा। तो यहाँ पर इसका नाम है पंचायतन पूजा जिसमें कि शिव जी, विष्णु जी, शक्ति मतलब माँ हो गई पार्वती माँ, गणपति जी एंड सूर्य, ठीक है, इनको इंक्लूड किया जाता है। 788 AD में केरला में ही प्लेड अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग इंडियाज कल्चरल एंड स्पिरिचुअल आइडेंटिटी। अब यहाँ पर ये एक्सटेंसिव फूड जर्नीज की वजह से होगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप साइन कर रहे हैं एक MOU वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ में डेवॉस में स्ट्रेंथन करेंगे इंडिया के स्किल्स को और टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को, इकोसिस्टम को। तो एक की फीचर यहाँ पर इस MOU का क्या है? लॉन्च ऑफ अ मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म, एड्रेस करेंगे क्रिटिकल स्किल गैप्स को। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेटफॉर्म? इंडिया स्किल हब, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंडिया स्किलिंग हब पोर्टल, इंडिया स्किल्स एक्सीलरेटर, TVET ट्रांसफॉर्मेशन इंजन, फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स प्लेटफॉर्म। तो इंडिया स्किल्स एक्सीलरेटर लॉन्च किया गया है, मल्टी स्टेक प्लेटफॉर्म, आइडेंटिफाई और स्किल करेंगे सोल्यूशन फॉर स्किल गैप्स। तो यहाँ पर इनिशिएटिव एम कर रहा है कि अलाइन करें इंडिया के टैलेंट पूल के साथ में एमर्जिंग डोमेन्स जैसे कि AI, ग्रीन एनर्जी, रोबोटिक्स इन लाइन विद विकसित भारत एट 2047, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं कि इंडियन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट 2026 इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च करा एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म ECI नेट, डिस्क्राइब किया एज वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्टोरल सर्विस प्लेटफॉर्म, इंटीग्रेट करें ओवर 40 ECI एप्स को। तो कितने स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस में इन एडिशन टू इंग्लिश ये जो प्लेटफॉर्म है ये अवेलेबल है? 12, 15, 18, 22 या 25? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होना चाहिए? 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज इंग्लिश में, और सर्विसेज ऑफर किए जाती हैं जैसे वोटर रजिस्ट्रेशन, इलेक्टोरल रोल सर्च, ग्रीवांस रिड्रेसल। तो जो प्लेटफॉर्म है वो सक्सेसफुली पायलट किया गया था ड्यूरिंग द 2025 बिहार असेंबली इलेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने इनवाइट करें नॉमिनेशन प्रेस्टिजियस अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया 2000 में, रिकॉग्नाइज करेंगे आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ ऑफिशियल स्टैट्स। ये जो अवार्ड है कन्फर किया जाता है वंस एवरी 2 years ऑन इंडियन स्टैटिशियंस एज्ड 45 years एंड अबव।
तो नेम क्या है अवार्ड का? पीसी मैलनोबिस नेशनल अवार्ड, सुखात्मे नेशनल अवार्ड्स इन स्टैट्स, सीआर राव एक्सीलेंस अवार्ड्स, नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्विस मेडल, या फिर स्टैट्स डे लाइफ टाइम अवार्ड। तो अब आप बताओ इसका आंसर क्या है? बी यहाँ पर आंसर है। सुखात्मे नेशनल अवार्ड स्टैट्स में एक्सेप्शनल लाइफ टाइम अचीवमेंट दिखाता है ऑफिशियल स्टैट्स के अंदर। तो ये आपका स्टैट्स डे होता है जून 29 में, तब वो प्रेजेंट किया गया, जिसमें कि एक साइटेशन, शॉल और मेमेंटो था। ठीक है। पीएम सेतु सॉरी इनिशिएटिव बिल्ड कर रहे हैं फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स, मॉडर्नाइज कर रहे हैं 1000 गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आईटीआई जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पर एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल जहां पर 200 हब आईटीआई के अपग्रेड हो रहे हैं और 800 स्पोक आईटीआई एक्सपेंड कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक एक्रोनिम रहता है सेतु, इसका क्या मतलब है इस स्कीम के अंदर, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं: स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई, skill enhancement and technical upliftment, system for educational and training uniformity, strategic employment and technology unification, skilling and entrepreneurship training unit। तो आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर है प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज। इसके अंडर स्कीम के आईटीआईज गवर्नमेंट ओन्ड लेकिन इंडस्ट्री मैनेज रहते हैं। इंश्योर करेंगे कि जो ट्रेनिंग है वो डिमांड ड्रिवन है, अलाइन होती है क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्री पार्टनरशिप के साथ में। अच्छा, अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है तो एक लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है मॉक टेस्ट के लिए। तो आप आरबीआई ग्रेड बी के 80 करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट यहाँ पर दे सकते हैं, फुल्ली फ्री है, कोई पैसे वैसे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें कि आपको कुछ पेमेंट वगैरह करनी है। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आप उसको यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पंजाब ने इनॉग्रेट करा है अपना पहला डॉग सेंचुरी एज अ पायलट प्रोजेक्ट। एड्रेस करेंगे स्ट्रे डॉग प्रॉब्लम को ह्यूमन मैनर में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस है, कैपेसिटी है कि अकोमोडेट करें 500 डॉग्स को। इन विच सिटी हैज दिस सेंचुरी बीन एस्टैब्लिश्ड? अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, मोहाली। तो यहाँ पर आंसर है आपका लुधियाना, हाई बोवाल डेयरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, डॉग सेंचुरी ओपन की गई है यहाँ पर। तो लुधियाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने खोला है स्ट्रे डॉग्स के मैनेजमेंट के लिए, एनिमल वेलफेयर के लिए। आप लोगों को पता है बहुत सारे गाइडलाइन सिस्टम की तरफ से चीजें आ रही हैं, तो उनमें से ही यहाँ पर अब उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको लेकर आए हैं। ठीक है। ड्यूरिंग यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान विजिट टू इंडिया, दोनों नेशंस अग्री करते हैं टू एन एक्सपेंसिव रोड टू डीपन देयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। एक सिग्निफिकेंट टारगेट सेट किया गया एनुअल बायलैटरल ट्रेड टू बी अचीव्ड बाय 2032। तो ये ट्रेड टारगेट क्या है? ओके, आई जस्ट वांट टू शेयर समथिंग वेरी फनी विद यू टुडे। सो आई हैव अ फ्रेंड हु इज Christian, and by religion I'm a Hindu. Okay, so I am like of course I respect all the religions and I believe I'm not very much religious, I'm a spiritual kind of a person. So today he has sent me, we were just discussing over something and he has sent me Amin and the folded hands meme. Okay, the smiley, sorry. So now while I was just typing the same thing, because in response you write the same, and I was just going with that, and then there was a suggestion on my keypad for some high five symbol. Okay, so I thought that this high five symbol also means that we are blessing somebody. So I had sent him that folded hand symbol and this one. So now he was silent like for 1 hour or something. He just read it and left, and then he came again and asked me, who sends this symbol? Okay, now he is not Indian, so he doesn't know much about Indian religion. So what I told him, I said, okay, in our religion, what they do when they bless somebody, so they just raise their hands like that. So I have sent it for that. So sometimes now when you have somebody who doesn't know much about your things and you also don't know something about them, you can just reply something like that. Because I got a message again from his side. Okay, that's a very great thing. So I just thought of sharing it with you guys as well. Anyways, chalo continue karte hain. So एक significant target था that was set for annual bilateral trade to be achieved by 2032. तो ये जो ट्रेड टारगेट है ये क्या है? $100 बिलियन का, $150 बिलियन का, $200 बिलियन, $250 बिलियन और $300 बिलियन। तो इंडिया और यूएई यहाँ पर एक बायलैटरल ट्रेड टारगेट करते हैं $200 बिलियन का बाय 2032,
लीडर साइन कर रहे हैं लॉन्ग टर्म एलएनजी सप्लाई एग्रीमेंट 0.5 मिलियन टन पर ईयर फॉर 10 years और लॉन्च कर रहे स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया यूएई के ज्वाइंट स्टेटमेंट में अनाउंस किया गया कि एक कल्चरल स्पेस कंसिस्ट करता है एक म्यूजियम, इंडियन आर्ट का, हेरिटेज का, आर्कियोलॉजी का, और ये एस्टैब्लिश होगा यूएई में। व्हाट विल दिस कल्चरल स्पेस बी नेम्ड? भारत भवन, हाउस ऑफ इंडिया, इंडिया हेरिटेज सेंटर, कल्चरल एम्बेसी ऑफ इंडिया, म्यूजियम ऑफ इंडो अरब टाइप्स। तो अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो, द हाउस ऑफ इंडिया विल बी एस्टैब्लिश इन अबू धाबी। ये एक कल्चरल स्पेस है, शोकेस करते हैं इंडियन आर्ट और हेरिटेज को, और लीडर जो है वेलकम कर रहे हैं एनैक्टमेंट शांति लॉ का। शांति लॉ आपको पता ही है, यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी हमने ओपन किया है, ऑफ कोर्स यहाँ पर पावर वगैरह से जनरेशन के लिए, तो वही इसको यहाँ पर इन्होंने अप्रिशिएट किया है। According to World Economic Forum's Futures of Job Report 2025 as cited by Union Minister मनसुख मांडलविय, इंडिया ने अचीव करा है एक सिग्निफिकेंट लेबर मार्केट माइलस्टोन। इंडिया का करेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट मेकिंग इट लोएस्ट अमंग G20 नेशंस कितना है? 1.5%, 2%, 3.2%, 4.1%, 5.5%। तो अब आपको बताने कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर हो जाएगा 2%। ऑल्सो गाइज, एक ना राज शमानी है, यू वुड हैव डेफिनेटली हर्ड हिज नेम, सो उनके पॉडकास्ट वगैरह आते हैं राज शमानी के, तो उन्होंने ना अभी एक पोस्ट पॉडकास्ट निकाला है, एक जयंता मार्केटिंग विद जयंता कर उनका इंस्टा चैनल भी है, तो जयंता जी के साथ में निकाला है। एंड अभी तक मैंने 1 आवर के अराउंड का वो पॉडकास्ट कंप्लीट किया, एंड बिकॉज आई एम समबडी हु आल्सो रीड्स न्यूज़पेपर एंड focuses more on being a neutral person when it comes to economic affairs. So I found it really genuine, and it is pro India. It is not pro Congress or pro BJP. Some things are done by the government which are actually very appreciable. As I always say, semiconductor वाला जो प्रोजेक्ट वगैरह हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए जो हमने डिस्कशन शुरू किया था, तो जब मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रही थी तब भी मैंने बोला था कि ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो उस ऐसी चीजों को उन्होंने अप्रिशिएट किया, कहाँ हम लैक कर रही हैं वो भी बताया, देन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी दिए, ठीक है। सो इफ यू वांट ना, इफ यू हैव लाइक अपना फेज 1 कंप्लीट कर लो अभी, तो बिकॉज एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, जब फेज 1 कंप्लीट कर लेते हो, मेक श्योर कि थोड़ा 1.5x पर कर उस वीडियो को देखो। 2 आवर्स का वीडियो है, पार्ट्स में देख सकते हो आप लोग, बट उसे कंप्लीट करना, थोड़ा सा इंसाइट्स मिलेंगी, और कुछ ना आंसर राइटिंग फ्रेमिंग में भी आपको डेफिनेटली हेल्प होगी, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा that you can use in your exam, and when we listen such kind of podcast, so it is easy, okay, and the data is verified, तो आप उसे यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट करें, मैं अपने चैनल पर बता देती हूँ, अगर मुझे ऐसा कुछ लगता है, आई डोंट नो कि बताना सही होता है या नहीं होता, बट एज सच मैं कोई पेड प्रमोशन वगैरह आपको पता है करती नहीं हूँ, बट जो चीज मुझे जेन्युइन लगती है वो मैं आपको बता देती हूँ। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट को थ्रू, खैर मेरा चैनल भी इतना बड़ा नहीं है कि मैं पेड प्रमोशन करूं, एनीवेज, इंक्लूडिंग पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, जो कि क्रिएट कर रहे हैं ओवर 3.5 करोड़ जॉब्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन डेवोस, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियली लॉन्च करा है बोर्ड ऑफ पीस इनिशिएटिव, रिजॉल्व कर रहे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को, स्पेसिफिकली स्टार्ट कर रहे ट्रांजिशन गाजा में। सेवरल कंट्रीज ने ज्वाइन करा है, इंडिया ने चूज किया एब्सटेन करने के लिए। तो whom among the following is not a member of this board's executive council? टोनी ब्लेयर, अजय बंगा, मार्को रूबियो, क्रिस्टलिना जॉर्जियोवा या फिर मार्क रोवन। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोनी, अजय बंगा प्रेसिडेंट है ऑफ कोर्स वर्ल्ड बैंक के, मार्को रूबियो, मार्क रोवन, और आपके ये सभी लोग तो हैं इस बोर्ड ऑफ पीस के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। अगर बात करें क्रिस्टलिना जॉर्जियोवा, जो कि आईएमएफ की एमडी है, वो एक मेंबर नहीं है। बोर्ड यहाँ पर ओवरसाइट ले रहा है गाजा के रिकंस्ट्रक्शन के लिए, पहले डिस्ट्रॉय करो तब यहाँ पर शांत रहो, फिर रिकंस्ट्रक्ट करो, एंड जो भी है, मतलब आई डोंट नो हाउ दीज कंट्रीज आर वर्किंग, बट एनीवे, स्पेस यहाँ पर फॉर्मली ज्वाइन करें इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव्स को ड्यूरिंग फॉरेन मिनिस्टर जोस मैनुअल अल्ब्रेज विजिट टू इंडिया इन जनवरी 2026। विजिट कोइंसाइड कर रही है 70th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स बिटवीन द टू कंट्रीज। कौन सा रीजनल समिट है जो कि IPOI ओरिजिनली लॉन्च किया है एट बाय इंडिया? G20 समिट इन न्यू दिल्ली, एशियन लेड ईस्ट एशिया समिट इन बैंकॉक, ब्रिक्स समिट इन जोहान्सबर्ग, क्वाड लीडर्स समिट इन टोक्यो, बिम्स्टेक समिट इन कोलंबो।
अब आपको आंसर देना है इसका। तो इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया इंडिया के द्वारा, एशियन लेड ईस्ट एशिया समिट बैंकॉक में हुई थी। स्पेन की जो एक्सेशन है वो एक स्ट्रेंथनिंग ऑफ टाइज शो कर रहे हैं, बोथ नेशंस यहाँ पर अपग्रेड कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप टू अ स्ट्रेटेजिक एसोसिएशन। ओके, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ कंट्रीज के साथ में हमारे रिलेशनशिप अच्छे हुए हैं। अच्छा, एक चीज है विच इज वेरी मच इन न्यूज, तो आप लोग मुझे अपने व्यू पॉइंट बता सकते हैं कि आपका व्यू पॉइंट क्या है। इंडिया अपने हमारी कंट्री में एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑफ ऑयल ओपन कर रहे, स्टार्ट कर रहे फॉर यूएई, ठीक है। अच्छा, अब इंडिया को यहाँ पर जब मैं बताती हूँ, थोड़ा सा आपको पता नहीं होगा, आप बच्चे होगे उस टाइम पर, तो इंडिया का क्या हुआ था कि जब गवर्नमेंट चेंज हुई एवरीथिंग, सो थोड़ा सा ना पेट्रोल प्राइस एंड डीजल वगैरह के प्राइसेस थोड़े से बढ़े थे। सो एवरीबडी वाज सपोर्टिंग दैट। ओके, इंडिया में यूजुअली ऐसा नहीं होता है कि लोग सपोर्ट करें, बट नरेंद्र मोदी ही वाज अ वेरी कैरिस्मेटिक लीडर एट दैट टाइम एटलीस्ट। तो यहाँ पर सभी लोगों ने मिलकर वोट दिया था, बिकॉज एवरीबडी वाज सो टायर्ड ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट एट दैट टाइम। So then UPA government better say, and then they decided to bring Narendra Modi as the prime minister. Okay. नाउ जैसे ही हमारे पेट्रोल प्राइसेस बढ़ते हैं तो यूजुअली इंडिया में उसको लेकर काफी सारी आवाजें उठती हैं, बट उस टाइम पर सपोर्ट किया लोगों ने, बिकॉज इन्होंने बोला था कि देखो हमें क्या करना है, हमें खुद को ना जो आज के टाइम में सिचुएशन आई है उसके लिए रेडी करना है। तो अच्छा, इंडियंस ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, सब कुछ यहाँ पर जैसे भी था, बहुत सारी चीजें की गई। बट नाउ व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट एंड थिंग्स हैपेंड इन वेस्ट एशिया, we saw that we are not having many of the reserves that we must have. Okay, so that's why we are facing the issue. Now UAE is starting its reserve in India, which simply means कि इंडिया को अगर UAE ऑयल बेचता है तो हमें सस्ते में मिल जाएगा as compared to others, might be, ठीक है। अब क्या आपको लगता है कि UAE को अपना रिजर्व यहाँ पर जो खोलना है, क्या इंडिया को वो अलाउ करना चाहिए, या इंडिया को एक रिजर्व पहले अपने लिए स्टार्ट करना चाहिए? तो आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं, राइट? तो यहाँ पर अच्छा ये चीज याद रखना, बहुत सारे लोग बोलेंगे मैम दोनों ही क्यों ना कर लें, तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास में इकोनॉमिक्स में एक थ्योरी होती है जिसमें कि ये बोला जाता है कि हमारी जो नीड्स होती हैं वो यहाँ पर अनलिमिटेड होती हैं, बट जो रिसोर्सेज होते हैं वो स्कार्स होते हैं नेचर में, ठीक है। तो हमारे पास लिमिटेड पैसा है, अब हम उस पैसे को कैसे यूटिलाइज करेंगे? तो अब आप यहाँ पर अपने व्यू पॉइंट्स मुझे इससे रिलेटेड बता सकते हो। अबू धाबी ने, मैंने थोड़ा बैकग्राउंड भी दे दिया है, इंटरव्यू में बैकग्राउंड्स नहीं मिलते हैं, बट मैंने सोचा आपको थोड़ा सा आप अपने व्यू पॉइंट्स यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। Abu Dhabi has been named the world's safest city for 10th consecutive year in 2026 Cambodia Global Safety Index. तो ये जो रैंकिंग है ये बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक रेजिडेंट्स का परसेप्शन क्या है सेफ्टी का, और AI प्रेडिक्टिव पॉलिसी क्या है, ठीक है, पुलिसिंग। तो अबू धाबी का सेफ्टी स्कोर यहाँ पर कितना है आउट ऑफ 100? देखो टॉप कर रहे हैं ये इंडेक्स को, 89.3 मार्क्स लेकर आए हैं विद आउट ऑफ 100। जो टॉप सेफेस्ट सिटीज है 2026 में, अबू धाबी, रास आई कमाकिया, खामिया, दोहा, शारजाह एंड देन अजमान, ठीक है, जो कि मिडिल ईस्ट एशिया रीजन में ही है सारी की सारी। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स अपना यहाँ पर बेंगलुरु कैंपस खोल रहे हैं अगस्त में मान्यता टेक पार्क में। कैंपस सेम करिकुलम यहाँ पर दे रहा है पेरेंट कैंपस में जो दे रहा था। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी आ रहे हैं कॉमर्स एंड कंप्यूटर साइंस में। तो कौन से स्पेसिफिक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स यहाँ पर इनिशियली ऑफर किए जाएंगे? अब इंडिया में बोला जाता है कि जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज है, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग दोज करिकुलम और दोज एजुकेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रीज, राइट? तो इंडस्ट्री लेवल का हमारा यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम नहीं है। सो इस तरह से यूनिवर्सिटीज का इंडिया में आना और कुछ नई ऑफरिंग्स लेकर आना इज ऑफ कोर्स एप्रिशिएबल। तो अब आपको बताने की कौन से कोर्स ये ऑफर यहाँ पर कर रहे हैं, डेटा साइंस, IR, साइबर सिक्योरिटी, MBA या पब्लिक हेल्थ हो। तो यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा। UNSW बेंगलुरु कैंपस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लेकर आएंगे कॉमर्स, मीडिया, कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस में, और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम लेकर आएंगे साइबर सिक्योरिटी में। और एक MOU कर्नाटका इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के साथ में भी हमारा हो रहा है। यूएन की एक रिपोर्ट आई है, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2026, एक मैसिव डिस्पैरिटी ग्लोबल स्पेंडिंग में देखी गई। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हाउ मेनी टाइम्स मोर इज द वर्ल्ड स्पेंडिंग ऑन डिस्ट्रॉइंग नेचर कंपेयर टू प्रोटेक्टिंग इट। प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं उतना जितना डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, 10 टाइम्स, 22 टाइम्स, 33 टाइम्स, 50 टाइम्स और 73 टाइम्स। तो अब आपको आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा।
देखो वर्ल्ड स्पेंड कर रहे 33 टाइम्स मोर ऑन डिस्ट्रॉइंग नेचर देन ऑन प्रोटेक्टिंग इट। तो 2023 में केवल $220 बिलियन जो है वो स्पेंड किए गए हैं प्रोटेक्शन पर, और $7.3 ट्रिलियन जो है वो हार्मफुल एक्टिविटीज की तरफ गए। तो क्लाइमेट गोल्स को मीट करने के लिए इन्वेस्टमेंट इन नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, ये आपका $571 बिलियन पर ईयर बाय 2030 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस ने ऑफिशियली फाइनलाइज करा है अपना विड्रॉल फ्रॉम डब्ल्यूएचओ, एक 78 ईयर का मेंबरशिप एंड कर रहे हैं। अब इस एग्जिट के डिस्पाइट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन फेस करेंगे आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन टू ग्लोबल हेल्थ बॉडी। अप्रोक्सीमेटली कितना यहाँ पर स्टिल ओ कर रहा है यूएस डब्ल्यूएचओ को? 50 मिलियन, 100 मिलियन, 130, 200 या $250 मिलियन। तो यहाँ पर आंसर है $130 मिलियन। अब आपको पता होगा यूएस और चाइना दोनों ही डेट रिडन कंट्री हैं, ठीक है, बट ऑफ कोर्स दे आर अर्निंग, और यहाँ पर इनको रीपे तो हो ही जाएगा थोड़ा बहुत कर, वरना कंट्रीज जैसे श्रीलंका के साथ उन्होंने किया था वैसा भी कुछ कर लेते हैं। तो विड्रॉल यहाँ पर ड्रिवन किया गया बाय कंसर्न्स ओवर डब्ल्यूएचओ का हैंडलिंग ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक एंड परसीव्ड लैक यहाँ पर ऑफ इंडिपेंडेंस। लीगल एक्सपर्ट्स ने डिस्क्राइब किया इसको एक रूइनियस डिसीजन फॉर ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी। एक लैंडमार्क यूएन ट्रीटी कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, ऑल्सो नोन एज हाई सीज ट्रीटी, एनफोर्सेबल हुई जनवरी 17 में। ट्रीटी एक लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क दे रही है ताकि प्रोटेक्ट करें इंटरनेशनल वाटर्स को। प्राइमरी ग्लोबल टारगेट जो इस ट्रीटी ने सेट किया है जिसको अचीव करना है बाय 2030 वो क्या है? ग्लोबल ओशन एरिया के 15% प्रोटेक्ट करना है, 30% या फिर ओवरफिशिंग को 50% से रिड्यूस करना है, नेट जीरो प्लास्टिक पोल्यूशन अचीव करना है, या 1 लाख यहाँ पर न्यू मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज एस्टैब्लिश करने हैं। तो 30% ऑफ द ग्लोबल ओशन एरिया बाय 2030 हमें सेव करना है। तो 30 बाय 30 टारगेट है, इसको बोल रहे हैं 30 बाय 30 टारगेट। अभी 1 से 8% तक का ही इंटरनेशनल वाटर्स प्रोटेक्टेड है। ट्रीटी में हमारे पास 60 रेटिफिकेशन चाहिए थे, सितंबर 2025 तक पहुंच गए थे, अभी हमारे पास में ओवर 80 हो चुके हैं। इंडिया ने लॉन्च करा है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स एट डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर इन न्यू दिल्ली। डेवलप किया गया इसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। इंडेक्स असेस करता है 154 कंट्रीज को एथिकल गवर्नेंस, एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप के ऊपर, ठीक है। अब ये पूछे कौन सा कंट्री टॉप कर रहा है इस रैंकिंग को और इंडिया का रैंक क्या रहा? स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, नॉर्वे या स्वीडन। और इंडिया के लिए रैंक 22, 12, 16, 42 या फिर 16 क्या रहा? तो ये ब्लैंक्स बनकर आ जाएगा क्वेश्चन। तो सिंगापुर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में टॉप करते हैं, देन स्विट्जरलैंड और डेनमार्क। इंडिया रैंक करता है 16 जहां पर स्कोर है 0.5515, और यहाँ पर ये यूएस और चाइना से थोड़ा आगे है। इंडेक्स इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप और इंटरनेशनल कंडक्ट के बारे में बात करता है। आरबीआई ने रिवाइज्ड इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम को इशू किया जो कि इफेक्टिव होगा 1 जुलाई 2026 में, और स्कीम सिंप्लीफाई करता है कंप्लेंट रेजोल्यूशन फॉर कस्टमर्स अक्रॉस बैंक्स, एनबीएफसीज, पीपीआई इश्यूज। अंडर दिस रिवाइज्ड स्कीम मैक्सिमम कॉम्पनसेशन जो ओम्बड्समैन दे सकते हैं कॉन्सिक्वेंशियल फाइनेंशियल लॉस का कितना है? 3, 10, 20, 30 या 50 लाख रुपीस। तो यहाँ पर 30 लाख रुपए इंश्योरेंस के रहते हैं, 30 लाख मतलब एडा जो रखते हैं, और 30 लाख ही आपके यहाँ पर आरबीआई के भी आप ओम्बड्समैन जो है वो दे सकते हैं। और एक सेपरेट कॉम्पनसेशन 3 लाख रुपए की नॉन फाइनेंशियल लॉसेस जैसे कि हरासमेंट, मेंटल एंग्विश वगैरह के लिए दी जा सकती है। अंडर द अपडेटेड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग अमेंडमेंट डायरेक्शन 2026, आरबीआई ने पीएसएल टारगेट, इसके अलावा देखो यहाँ पर अपडेटेड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में ना बताओ कौन सा टारगेट यहाँ पर जो है स्पेसिफिक कैटेगरी जिसमें 60% एएनबीसी के लिए बोला है। तो आरआरबीज और आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, इनका दोनों का 75% होता है पहले। अब इनमें से एक का बढ़ा दिया गया है, तो बताओ किसका आंसर होगा? ये है आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसके लिए बोला गया है कि अब ये 60% रहेगा और 75% आरआरबीज के लिए रहेगा, 40% डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के लिए। आरबीआई ने प्रपोज किए ड्राफ्ट डायरेक्शन की कैसे यहाँ पर नेट ओपन पोजीशन कंप्यूट करनी है ताकि बैंक का एक्सपोजर जो है वोलेटिलिटी में स्पेसिफिक मार्केट्स में वो आपका यहाँ पर कर्व किया जा सके। ओपन पोजीशन मैंने $10 खरीदे, ये सोच करके डॉलर का रेट बढ़ जाएगा, मतलब डॉलर अभी जैसे मान लो 96 है, मुझे लगता है कि 100 जाएगा, ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने खरीद लिया कि जब 100 जाएगा मैंने इसको सेल कर देना है। लेकिन जैसे ही मैंने खरीदा उसके बाद में मैं इतनी ऑस्पिशियस हूँ कंट्री के लिए कि 92 पर चला गया। अब मैं इसको सेल नहीं कर पाई। दिस इज जस्ट अ जोक, ठीक है। ओह, सैड टू थिंक ऑफ इट ये तो और भी ज्यादा खराब जोक था। चलो, तो यहाँ पर मान लो ये 92 रुपीज हो जाता है तो मैं इसको सेल नहीं कर पा रही, तो ये हो जाती है ओपन पोजीशन, राइट। तो ये बोल रहे हैं कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको एक 9% का कैपिटल चार्ज अपनी नेट ओपन पोजीशंस पर मेंटेन करना होगा। कैपिटल चार्ज क्या होता है? वो जो आप करार नहीं निकालते हो, तो करार कैसे निकालते हैं कि टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स कितने हैं। तो हमारे पास अगर मान लो कैपिटल चार्ज दे रखा है, तो हम जैसे मान लो यहाँ पर नेट ओपन पोजीशन 1000 करोड़ की है, तो 9% ऑफ 1000 करोड़ यहाँ पर आपका 90 करोड़ जो है वो आप वो नीचे ऐड कर दोगे, और टीयर 1 प्लस टीयर 2 कैपिटल, और बाकी यहाँ पर आपके पास में रिस्क वेटेड एसेट्स रहते ही हैं, वो आप निकाल लेते हो। तो ये जो नॉर्म्स हैं बोल रहे कि इफेक्टिव हो जाएंगे April 1, 2027 से। तो कौन से 2 एरियाज को कवर कर रहे हैं? फॉरेन एक्सचेंज इक्विटीज एक्सचेंज, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, रियल एस्टेट, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या डेरिवेटिव्स, और गोल्ड एंड सिल्वर बुलियन। तो यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज और गोल्ड के लिए ये आपका नेट ओपन पोजीशन की बात हो रही है, सेफ्टी बफर डोमेस्टिक बैंकिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने रिसेंटली इशू करे हैं प्रोसीजरल और क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट्स टू सीआरआर एंड एसएलआर। एक की चेंज में रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स आते हैं जो कि एक्सप्लिसिटली यहाँ पर इंक्लूड करेंगे सर्टेन डेवलपमेंट्स, ठीक है, अदर डेवलपमेंट्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनको हम आरबीआई एक्ट के अंडर लेंगे। तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन अभी क्लियरली इंक्लूडेड है? आरबीआई ने रिसेंटली इशू किया है यहाँ पर, तो अब आपको बताने की कौन सा प्रोसीजर और क्लैरिफिकेटरी रिक्वायरमेंट सीआरआर के लिए, तो कौन से इंस्टीट्यूशन जो है उनको क्लियरली इंक्लूड किया गया, एलआईसी, सेबी, नफेड, इरडा या एग्जिम बैंक को। तो अभी यहाँ पर हमारे पास में जितने भी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपके इंक्लूड हो रहे हैं, जिसमें कि हम देखेंगे कि अमेंडमेंट्स प्योरली प्रोसीजरल हैं और कोई भी एग्जिस्टिंग सीआरआर या एसएलआर रेट्स को नहीं चेंज कर रही। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है निर्यात प्रोत्साहन इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम पायलट बेसिस पर, ताकि एक्सपोर्ट फाइनेंस को इम्प्रूव करें एमएसएमई एक्सपोर्टर्स के लिए। तो इस स्कीम के अंडर जो इंटरेस्ट सबवेंशन रेट अवेलेबल है एलिजिबल प्री और पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट पर, कि अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और पेमेंट रुपीज में आएगी तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट सबवेंशन बेसिकली सब्सिडीज यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप सॉरी यहाँ पर लोन जो ले रहे हो वो इसमें ले रहे हो, रुपीज में ले रहे हो, तो कितना ये यहाँ पर हमें इंटरेस्ट सबवेंशन दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं 1.5, 2.25, 2.75, 3.5 या 5%। तो यहाँ पर इंटरेस्ट सबवेंशन रहेगा 2.75% का पर एनम एलिजिबल एमएसएमई मैन्युफैक्चरर्स और मर्चेंट एक्सपोर्टर्स के लिए। मैक्सिमम बेनिफिट कैप्ड है 50 लाख रुपीस पर एक्सपोर्टर 2025-26 में, और स्कीम एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का पार्ट है। आरबीआई ने नोटिफाई किए न्यू एफएमआर रेगुलेशन, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज, इफेक्टिव है October 1, 2026 में। अब एक मेजर चेंज इन्वॉल्व हो रहा है जिसमें की जो टाइमलाइन है रियलाइजेशन और रिपार्टिएशन एक्सपोर्ट प्रोसीड्स के लिए, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि जो जनरल लिमिट है वो 15 महीने की है, तो हाउ लॉन्ग इज दिस अलाउड पीरियड फॉर एक्सपोर्ट्स इनवॉइस्ड इन इंडियन रुपीज। तो अब आपको यहाँ पर आंसर करना है 12 महीने, 15 महीने, 18 महीने, 24 महीने या 36 मंथ्स। तो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आईएनआर इनवॉइस्ड एक्सपोर्ट्स की रियलाइज होती है और रिपार्टिएट होती है विद इन 18 मंथ्स। जो अदर एक्सपोर्ट्स हैं उनमें 15 महीने का लिमिट रहेगा, और रेगुलेशन मैंडेट करें स्ट्रिक्टर मॉनिटरिंग सिस्टम्स जैसे कि ईडीपीएमएस या आईडीपीएमएस के लिए भी। ईडीपीएमएस एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, और इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो हमारे यहाँ से जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है उसका पेमेंट जब तक नहीं आ जाता, यहाँ की एंट्रीज क्लोज नहीं होती है। सेम गोज फॉर आईडीपीएमएस की जब तक आप पेमेंट कर नहीं देते हो, ठीक है। एनुअल सुपरवाइजरी मतलब ऑर्डर आने से लेकर सारी चीजें यहाँ पर रहती है कि कौन से बैंक ने लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन किया, सारी चीजें रहती है। तो एनुअल सुपरवाइजरी रिव्यू आरबीआई ने डायरेक्ट करा है 2 मेजर प्राइवेट लैंडर्स को कि एडिशनल वन टाइम प्रोविजंस यहाँ पर करें ड्यू टू मिस क्लासिफिकेशन उनके एग्रीकल्चर लोन पोर्टफोलियोज में। आईसीआईसीआई बैंक को बोला गया कि 1283 करोड़ रुपीस प्रोवाइड करो, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एचडीएफसी बैंक को कितना बोला गया है ये पूछ रहे हैं। तो देखो हमारे पास जो लोन्स होते हैं, अब ये एग्रीकल्चर लोन पोर्टफोलियो की बात करें कि यहाँ पर आपको प्रोविजनिंग करनी है। प्रोविजनिंग में क्या है कि कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल अपना साइड रखना होगा। तो आईसीआईसीआई बैंक को तो बोला गया कि 1283 करोड़ से, और एचडीएफसी बैंक को बोला गया 500 करोड़ रुपीस यहाँ पर आपको रखने होंगे। तो स्केल ऑफ फाइनेंस लिमिट से ज्यादा का इन्होंने लैंडिंग कर दिया, और ये जो पोर्टफोलियो बनाए हैं कि यहाँ पर जो नॉन फार्म पर्पसेस हैं, ठीक है,
उसमें लोन्स को यूज किया गया और स्टिल उनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर दिखा दिया गया था। आरबीआई की रिपोर्ट स्टेट फाइनेंस अ स्टडी ऑफ बजट्स ऑफ 2025 एंड 26 हाईलाइट करते हैं कि कंसोलिडेटेड ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट स्टेट्स का 3.3% ऑफ जीडीपी है। अब ये जो इंक्रीमेंट हुआ है ये यहाँ पर 50 साल के इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम द सेंटर अंडर विच स्कीम रहेगा? पीएम गति शक्ति स्टेट सपोर्ट, स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्टेट्स रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, फाइनेंस कमीशन इनोवेशन फंड, या फिर आत्मनिर्भर यहाँ पर भारत स्टेट लोन फैसिलिटी। तो बताओ क्या आंसर होगा? डेफिसिट इंक्रीज जो हुआ था वो लोन्स की वजह से स्पेशल असिस्टेंस स्टेट्स को कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये जो राइज हुआ है स्टेट्स के आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज में वो डिक्लाइन कर गया टू 28.1% ऑफ जीडीपी बाय मार्च 2024। रेजर पे पीओएस ने रिसेंटली रिसीव किया ऑथराइजेशन आरबीआई से कि वो एक ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर की तरह काम करेंगे, जिसमें कि रेजर पे होल्ड करेंगे 3 की आरबीआई लाइसेंस पेमेंट एग्रीगेशन के लिए। इनमें से कौन सा एक 3 लाइसेंसेस जो है रेजर पे होल्ड करता है उनमें से नहीं है? ऑनलाइन पेमेंट, क्रॉस बॉर्डर, ऑफलाइन गवर्नमेंट डिसबर्समेंट, या फिर सभी यहाँ पर रेजर पे होल्ड कर रहा है? तो यहाँ पर ऑनलाइन क्रॉस बॉर्डर ग्रांट किया गया 2025 में और ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस भी है इनके पास में। इसके अलावा यहाँ पर जो पैप ऑफलाइन लाइसेंस है वो अलाउ कर रहे हैं रेजर पे को कि जो पॉइंट ऑफ आपका सेल टर्मिनल है टू एक्सपेंड इन स्टोर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। रिपोर्ट आई स्विस री इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस देती है इंश्योरेंस कंपनीज को। ठीक है। तो इंडिया अब वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोइंग इंश्योरेंस मार्केट बन जाएगा 2026 से 2030 के बीच में। चाइना ऑलरेडी 4% पर ग्रो कर रहा है, यूएस 2% पर। प्रोजेक्टेड रियल एनुअल ग्रोथ रेट इंडिया के इंश्योरेंस प्रीमियम का कितना होगा? 3.1, 5.5, 6.8, 6.9, 7.2। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपका जो प्रीमियम है वो 6.9% पर ग्रो करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस लीड करेगा एवरेज 7.2% के साथ। लाइफ इंश्योरेंस आपका प्रोजेक्टेड है कि ग्रो करेगा 6.8% एनुअली। इंडिया ने एक रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट वैल्यू रखा है $47 बिलियन का 2025 में। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने नोट किया कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो एमर्ज कर रहे हैं इंडिया का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आइटम। Approximately how much of this total value came specifically from smartphones manufactured under this PLI scheme? $10 बिलियन, $20 बिलियन, 30, 35 या फिर 47? तो यहाँ पर आंसर है आपका सी, $30 बिलियन का अराउंड यहाँ पर आपका टोटल $47 बिलियन में से इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स आए स्मार्टफोन से अंडर पीएलआई स्कीम। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट जो है वो ग्रो कर रहे हैं नियरली 11 टाइम्स सिंस 2015। तो सक्सेस दिखाई जा रही है पॉलिसी रिफॉर्म्स की, जैसे कि मेक इन इंडिया में। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो इंडिया का सोर कर गया 2025 में। इनफ्लोज जो चाइना में हुए डिक्लाइन कर गए हैं 3rd कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज पूछी है कि एफडीआई इनफ्लो जो इंडिया में बढ़ा है वो कितना परसेंट से और टोटल वैल्यू हमारी कितनी हो चुकी है 2025 में। तो ओवरऑल इनका कहना है कि एफडीआई इनफ्लोज इंडिया में तो काफी अच्छे आए थे 2025 में, लेकिन चाइना में कम हो गए थे। तीसरा कॉन्जिक्यूटिव ईयर था। तो देखो ये आपका 73% से बढ़कर $47 बिलियन थे हो गए। ठीक है। अच्छा, अब जो इन्वेस्टमेंट आई है कहाँ कहाँ आई? मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में और डिजिटल इंफ्रा में। और चाइना के जो इन्फ्लो हैं वो 8% तक यहाँ पर गिर गए और अब $107.5 बिलियन है। तो हमसे मोर देन डबल है। ठीक है। ऑल्दो गिर रहे हैं लेकिन हमसे मोर देन डबल है। एलआईसी ने रिसेंटली रिड्यूस करी अपनी शेयर होल्डिंग आईसीआईसीआई बैंक में और यहाँ पर 12.70 करोड़ के शेयर्स बेचे हैं ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन में। एलआईसी के स्टेक जो है वो एक स्पेसिफिक रेगुलेटरी थ्रेशोल्ड के नीचे आ गए हैं, मीनिंग कि अब यहाँ पर इसको सर्टेन डिस्क्लोजर्स नहीं करने हैं। तो एलआईसी का स्टेक आईसीआईसीआई बैंक में कितना हो गया है? ये हो गया है, पहले था 6.737%, अब हो गया 4.731%। ठीक है। तो 5% का जो थ्रेशोल्ड था वो इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पर इनको कुछ डिस्क्लोजर्स होते हैं मार्केट डिसिप्लिन के अंडर, जिसमें कि इस तरह की जो फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं उनको डिस्क्लोजर्स देने होते हैं, अब वो नहीं देने पड़ेंगे, वो मार्केट डिसिप्लिन के लिए होता है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक एमओयू साइन करा होली ओन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी जो कि सेटअप हुई थी 2006 में। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, पार्टनरशिप फैसिलिटेट कर रही है, ज्वाइंट लैंडिंग,
लोन सिंडिकेशन सेक्टर्स जैसे कि ग्रीन फाइनेंस, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो पूछ रहे हैं कि पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा IIFCL, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ओके, ए ऑप्शन ही मिसिंग है, सॉरी। सो यहाँ पर IIFCL सपोर्ट करता है नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, अनेबल करता है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल फाइनेंसिंग को, फोकस करता है MSME, ग्रीन फाइनेंस एंड रूरल प्रोजेक्ट्स के ऊपर। फोन पे को सेबी का अप्रूवल मिला था आईपीओ के लिए, फिर उन्होंने अभी डिले कर दिया है आईपीओ में। तो ये प्योर ऑफर फॉर सेल लेकर आ रहे थे, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अपनी शेयर होल्डिंग्स कम कर रहे थे। 3 मेजर इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेड थे कि यहाँ पर कंबाइंड 10% इनके स्टेक का जो है वो पेयर करेंगे। तो वो आपसे पूछ रहे हैं वॉलमार्ट, टाइगर ग्लोबल और माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। और यहाँ पर 45% मार्केट शेयर है इनका यूपीआई में, मैनेज करा जाता है बाय इन्वेस्टमेंट बैंक्स लाइक कोटक महिंद्रा कैपिटल एंड मॉर्गन स्टैनले। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का यहाँ पर व्हाइट पेपर टाइटल रीथिंकिंग एआई सॉवरेनिटी, इंडिया रैंक कर रहा है 8th ग्लोबली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वेस्टमेंट में। रैंकिंग बेस्ड है एक्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट 2010 और 2024 के बीच में। कौन सी कंट्री ने यहाँ पर टॉप किया है लिस्ट में विद हाईएस्ट एआई इन्वेस्टमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ 2024 जीडीपी? चाइना, सिंगापुर, साउथ कोरिया, यूएस या जापान? तो यहाँ पर यूएस ने टॉप करा है लिस्ट में 3.4 से 5.1% ऑफ जीडीपी। फिर सिंगापुर है, और इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है वो 1.2 से 1.8% है इसके जीडीपी का। तो इंडिया को सब्सटेंशियल स्केल अप करना पड़ेगा एआई इंफ्रा में, ताकि ग्लोबल लीडर्स के साथ में कैचअप कर पाए, ठीक है। अभी बहुत ज्यादा बोला जा रहा है कि भाई इंडिया का कोई भी एआई से रिलेटेड स्टार्टअप ने अपना आईपीओ वगैरह निकाला ही नहीं है, जबकि बाकी कंट्रीज कर रही है। IBA, इंडियन बैंक एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स यहाँ पर स्पेसिफिक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को ऑनर कर रहे हैं। बेस्ट फिनटेक एंड डीपीआई अडॉप्शन कैटेगरी में कौन से बैंक को यहाँ पर अवार्ड किया गया है? बैंक मैंगलोर में है, और बेस्ट टेक टैलेंट के लिए भी इसको रिकॉग्निशन दिया गया। फेडरल, साउथ इंडियन बैंक, कर्नाटका, करूर वैश्य या फिर CSB? तो यहाँ पर अगर आपको हेडक्वार्टर भी पता होता तो आप आंसर कर देते कर्नाटका बैंक को। बेस्ट फिनटेक एंड डीपीआई अडॉप्शन रिसीव कर रहे हैं स्पेशल मेंशन बेस्ट डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल सेल्स के लिए एफर्ट्स इनके आईटी और बिजनेस टीम्स में। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने रिसेंटली इम्पोज की है 10 लाख रुपए की पेनल्टी सेवरल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि ये अनऑथराइज्ड वॉकी टॉकी सेल कर रहे थे। ये जो डिवाइसेस थी ये ऑपरेट करी थी आउटसाइड अ स्पेसिफिक लाइसेंस एग्जाम फ्रीक्वेंसी बैंड। तो ये पूछ रहे हैं कि एग्जाम्प्टेड फ्रीक्वेंसी बैंड फॉर पर्सनल मोबाइल रेडियोज इंडिया में क्या है? तो ये आपके लिए 446.0 से 446.2 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। यहाँ जो वायलेशन था ये ऑपरेट कर रहे थे, इसके बाहर इक्विपमेंट टाइप अप्रूवल यहाँ पर आपका नहीं था इनके पास में। मीशो, मेटा, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन, इन सब के ऊपर लगी है ये पेनल्टीज, और स्मॉलर फाइन्स लगे हैं जियो मार्ट पर। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, ये लोग वॉकी टॉकीज जो बेच रहे थे वो वॉकी टॉकीज का जो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज था, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी बैंड, वो आपका पर्सनल मोबाइल रेडियो से थोड़ा सा ज्यादा था। क्लियर? आज का लास्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव करा है एक $286 मिलियन का लोन वेस्ट बंगाल के लिए। इंप्रूव करेंगे हेल्थ केयर क्वालिटी, और इसको वेस्ट बंगाल हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म प्रोग्राम ऑपरेशन बोला गया। डिजिटल ट्रैकिंग ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस फॉर पीपल अबव अ सर्टेन एज। एज थ्रेशोल्ड यहाँ पर क्या है? 18, 30, 45, 50, 60। तो ये आपका 30 साल या उससे ज्यादा है। फोकस करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, और हेल्थ आउटकम्स इंप्रूव करने हैं। मेजरमेंट्स स्ट्रेंथन करेंगे फैसिलिटीज अगेंस्ट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। आई होप लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये रिवीजन लेक्चर है। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है, पूरे करंट अफेयर्स जनवरी मंथ, फरवरी, मार्च, अप्रैल के कवर करने हैं, तो आपको प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा। डेली करंट अफेयर्स कर एक प्लेलिस्ट है, उसमें मंथली ही करंट अफेयर्स आपको 1 से 15, 15 से 30 इस तरह से मिलेंगे, या पूरे महीने के करंट अफेयर्स मिलेंगे, ठीक है। डेली वाले अब मैं नहीं कराती हूँ, या कंप्लीट करंट अफेयर्स की भी प्लेलिस्ट है, वहां से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर देना, हाइप कर देना, कोई भी डाउट है तो कमेंट कर पूछ लेना। ऑल्सो यहाँ पर आपका टेस्ट लाइव है, तो टेस्ट देना मत भूलना, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।